हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। दोस्तों, रोजी रोटी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आपकी रोजाना की रसोई की प्रॉब्लम, आपके रोजाना के इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम, आपके रोजाना की खास तौर से अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याएं, यानी कि घर गृहस्थी की समस्याएं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, बैंक में पैसा सेव करते हैं, एफडी में सेव करते हैं, कौन से नए तरीके हो सकते हैं, नई तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके हिसाब से हम कहाँ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदलती दुनिया में एक सब्जेक्ट ऐसा जो आज सबको उद्वेलित कर रहा है, ऐसा लगता है कि हर आदमी उससे ऑब्सेस्ड है। नाम है क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज उसके साथ हमारे बहुत सारे विषय और भी हैं, लेकिन सब विषयों को ना चुनकर मेन विषय यही होगा। और बातचीत करने के लिए हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक जी हमारे साथ मौजूद है। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव टेकन दिस टॉपिक, क्योंकि हमारे रोजी रोटी के दर्शक है वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी में ये हो रहा है, इतने लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं, सरकार का रवैया अभी किस साइड पे है, लीगल है इलीगल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या दिक्कतें हैं, नहीं करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ ये एक ऐसी चीज है बिल्कुल और सही कहा। हमारे सभी दर्शकों को इसकी मदद होगी। और हम ये इस टाइप के टॉपिक जो है वो कोई ना कोई तरीके से रोजी रोटी में लेते रहेंगे, ताकि वो देख के उसके बाद वो कुछ इमीडिएटली अपना इम्प्लीमेंट कर पाए। उससे वो या तो कोई डर से या कोई तकलीफों से बचे, और कोई अपनी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह में उनको कोई मदद मिले, ताकि वो भी कहीं संपत्ति सर्जन कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्रिप्टो करेंसी तो हर जगह छाया हुआ है, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में और लोगों के दिलो दिमाग में। सुना है एल सल्वाडोर पहला देश बन गया दुनिया में जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनी राष्ट्रीय करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। और बिटकॉइन, एथेरियम, पता नहीं कितने सारी करेंसीज हैं जो दुनिया में फेमस है। भारत भी अपनी करेंसी लाने की सोच रहा है। पहले भारत की ओर से आरबीआई ने कहा था कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, हम इसको परमिशन नहीं देंगे, लेकिन लोग इतने बिंदास हैं कि सरकार की सुनने को तैयार नहीं है, धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। अब ये नहीं समझ आता कि इसको करेंसी ट्रीट किया जाए, एसेट ट्रीट किया जाए, इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाए, किया जाए अल्टीमेटली इसके अंदर। और इसकी लीगैलिटी क्या है, इलीगैलिटी क्या है, बहुत सारे इश्यूज हैं मेरे पास जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज का ये पूरा का पूरा अंक एक टेल पीस को छोड़ के सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी को समर्पित है। नयन भाई, सबसे पहले आम जनता को बताइए क्रिप्टो करेंसी है क्या? इतनी भारी मात्रा में उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और वो करोड़ों में लोग हैं। अब वो लाखों और मिलियंस में नहीं है, करोड़ों करोड़ों में है। ये हो क्या रहा मैं है, जरा समझ रहा हूँ कि बताइए। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी का हम यदि पर्सपेक्टिव में समझे, तो जो शेयर बाजार में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और जितने हमारे यहाँ डिमेट अकाउंट है, उससे हमारे ज्यादा इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में। तो एक बार क्या समझ बात है। लीजिए कि यदि हमारे शेयर मार्केट लीगली रिकॉग्नाइज्ड है और शेयर मार्केट में इतनी एक्टिविटी हो रही है और उससे यदि लोग फायदा पा रहे हैं, तो 10 करोड़ आज की तारीख में इंडियन इन्वेस्टर्स है जो कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल चुके हैं। 10 और करोड़ 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। सर, और मेरा इंडिया का नंबर नहीं है इन्वेस्ट 10 करोड़ में अभी तक। सर, मेरा नंबर नहीं है 10 करोड़ में अभी तक। और मेरा है, क्योंकि मैं कुछ भी बात करने से पहले ये पक्का करता हूं कि मैंने खुद किया हो, ताकि क्या आप यू डोंट प्रीच समथिंग व्हिच यू हैव नॉट डन योरसेल्फ। तो इसीलिए मैं मैं भी कह रहा हूं कि मैं, मैंने मैं भी इन्वेस्ट आपके किया पीछे हुआ ही है, चलता हूँ। और मैं मैं जो आप दिक्कतें उसमें जो मैंने पाई है वो शेयर करूंगा, जो मुझे उसमें साथ में लगा है कि अच्छा है वो शेयर करूंगा। पर मैं कोई भी चीज किसी के साथ बात करने से पहले या किसी को एडवाइस करने से पहले मानता हूं कि मैं खुद ये करता हूं कि नहीं, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने मुझे तो उसमें धकेल दिया और आप तो अपने बाहर किनारे पर रहे, हम लोगों को समंदर में डाल दिया और देखो ये अब लोग डूब रहे हैं। तो ये पहले तो ये है कि बताइए पहले खुद जाएं, बताइए ये खुद है देखें। क्या? ये पहले बताइए, किस चिड़िया का नाम है सर? क्रिप्टो करेंसी है क्या सर? देखिए, वो जो ब्लॉकचेन से एक हम लोग क्रिप्टो करेंसी की जो बात कर रहे हैं, वो यदि सरल भाषा में लोगों को समझाएं, तो जैसे हम रुपया या डॉलर या यूरो कोई माध्यम को यूज करते हैं वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए। आज मुझे कुछ चाहिए दिनेश जी से, चाय, तो मैं सामने उनको रुपया देता हूँ। जी। रुपया क्या है? एक पेपर का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, उसमें तो और वैल्यू नहीं। 2000 रुपए का
पेपर का टुकड़ा आप कहीं दे के जाएंगे बाहर, तो आपको 2000 रुपया उसमें वैल्यू नहीं है, वो 100 रुपये का बड़ा मुश्किल से वैल्यू होगी, वरना जाओ तो रद्दी में तो आपको उसका इतना भी पैसा न मिले। ना तो ना व्हाट ना। इज इम्पोर्टेंट इसकी वो रुपए के पीछे सरकार का प्रॉमिस है कि मैं इतनी वैल्यू आपको डिलीवर करूंगा। कुछ एक साल के पहले ये सोच आई दुनिया में, एंड नाउ दैट इट इज अ फ्लैट वर्ल्ड, कि हम लोग यदि कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करना चाहें, यदि मैं एल साल्वाडोर में हमारे जो फ्रांसिस है उसको कुछ देना चाहूं, तो उसमें सरकार की क्या जरूरत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? उसमें देशों के लिमिटेशन क्यों हो? यदि मैं फोन उठा के आज किसी से भी व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकता हूँ, जी। तो मेरे वैल्यू ट्रांसफर में इतनी बाधाएं क्यों? और यदि मैं वैल्यू ट्रांसफर करता हूँ एल साल्वाडोर में फ्रांसिस को, तो उसमें किसी भी सरकार को या किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्यों इवन 0.1% मिलना चाहिए? जो भी मैं वैल्यू कर रहा हूँ वो पूरी वैल्यू ट्रांसफर हो, इमीडिएटली ट्रांसफर हो, स्पीड से। अभी मैंने किया और क्लिक के बाद आपके लेस देन अ मिनट इट शुड बी देयर, और उसमें किसी भी इंटरमीडियरी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी भी इंटरमीडियरी को एक पैसा ना मिले, और फिर भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर रहे बाय टेक्नोलॉजी। क्या तो बात। ये उसका जो लेजर है वो मेंटेन होता है दुनिया के कई मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे, ताकि वो इससे कोई छेड़खानी ना कर सके, कोई इसमें बदल ना सके, और कोई भी सरकार का, कोई भी बैंक का, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इसमें बिल्कुल रोल ना हो। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एनीवेयर ऑन द ग्लोब। उनके देश की सरहदें उनको कहीं रोक ना पाए, उसके कोई रेगुलेशन उनको अप्लाई ना हो, और इमीडिएटली वैल्यू ट्रांसफर हो। ये एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट एक बहुत ही मतलब आज की जो हमारी समाज की व्यवस्था है उसको बिल्कुल अनुरूप है, कि हमारे यंग लोग जो है वो उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उनको एट द क्लिक ऑफ द बटन अपनी जो भी वैल्यू है वो ट्रांसफर करनी है, उनको किसी को इंटरमीडियरी को पैसा नहीं देना है, और वो टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। जितना मैं और आप टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, इतने ही हमारे बच्चे आप देखें तो टेक्नोलॉजी पे सब कुछ चीज करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर जो व्यवस्था का निर्माण हुआ है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा मैं समझ रहा हूँ कि एक क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड क्वांटिटी में है, और उसकी जो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे एलन मस्क ने कहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी को मानता हूँ, और मेरी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ऑटोमेटेड कार्स है, वो सब क्रिप्टो करेंसी पे बुक होगी, क्रिप्टो करेंसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे जो पैसे और रिजर्व्स है वो भी हम लोग डॉलर में न रखते हुए कुछ पार्ट क्रिप्टो करेंसी में रखेंगे। तो ये हुआ, तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज जो है वो आप देखते हैं कि दिन दुगना चार चौगुना बढ़ रही है, और उसके कारण जो कभी $1000 पे वैल्यू आप देख रहे थे वो आज 62,000 को क्रॉस करके कहीं $70,000 को क्रॉस कर रही है। तो न सिर्फ ये एक करेंसी बनी है, पर इसमें जो भी आप रुपया लगाते हो वो आपको पता है कि एक साल में कितना बढ़ जाएगा। तो वो दोनों है, मैं समझ रहा हूँ, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो आप कभी ना कभी किसी जगह अपनी क्रिप्टो करेंसी से वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो बिल्कुल हो सकती है, और उसके साथ आपके इन्वेस्टमेंट यदि आप रखते हो अंदर पैसे तो वो भी ग्रोथ होना पॉसिबल है। इनफैक्ट ग्रोथ हमने इतना देखा है कि शेयर मार्केट से ज्यादा वैल्यू क्रिप्टो करेंसी ने डिलीवर की है। दो, एक ये ऊपर नीचे जाने वाली वॉलेटाइल जो किस्म की इन्वेस्टमेंट है, पर इंडिया के लोगों ने तो इसको इतना अपनाया है कि 10 करोड़ लोग, और मैं समझ रहा हूं कि आप ये जानिए कि 6 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो एवरेज इन्वेस्टर की साइज जो है वो ₹1,00,000 से कम है। 60,000 रुपीज इज एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट ईच वन ऑफ अस हैज डन इन क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करोड़ों में किया है इन्वेस्टमेंट। और आज की तारीख में जो हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, SIP, जो कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही 100 रुपए के SIP के द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो जो एक यहाँ नई चीज आ रही है वो धारा में अपने पैर डुबो के यू कैन टेक अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि ये कैसे लगता है आपको। सर अगर मैं एक नया आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी का, और एक आधी चीज बिटकॉइन या एथरियम या एथीरियम कुछ ऐसा नाम है, नाम सुना है। मुझे सुनने में आया है कि ये बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो क्या उनकी कोई वेबसाइट होती है, क्या होती है, कहाँ जाना पड़ता है? तो मुझे कैसे पता चलाएगा कि मैं कहाँ जाऊं, एथेरियम में जाऊं या बिटकॉइन में जाऊं या किसी और में जाऊं? क्या पता लगता कौन सा रिलायबल है कौन सा नहीं? तो मुझे एक आम आदमी होने के नाते क्या करना चाहिए सर?
देखिए ये तो एक आपने प्रश्न ऐसा किया जो मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्ट किया तो मैं सोच रहा था कि भाई मुझे कौन सी करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। मुझे बिटकॉइन में करना चाहिए, मुझे इथीरियम में करना चाहिए, मुझे बाकी के रिपल में करना चाहिए, कौन कौन सी करेंसी का बास्केट लेना चाहिए। तो मैं हमारे जो रोजी रोटी के दर्शक यदि करना चाहते हैं तो उनको बताता हूँ कि ये जो है वो वॉलेटाइल मार्केट है। तो वॉलेटाइल में आप जो भी सबसे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देती है वो चीज करिए, क्योंकि आप समंदर में तो कूद ही रहे हैं। अब उसमें भी पहली ऐसी लहरों में मत उलझिएगा जहां की सबसे ज्यादा कंपन आने हैं। तो मैं समझ रहा यहाँ हूँ कि पर यदि नयन भाई एक मिनट, यहाँ जी पर मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल की ओर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। बिल्कुल हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे वो बिटकॉइन हो, एथीरियम हो या बाकी सैकड़ों हो, हम किसी भी करेंसी को आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप इसमें बिल्कुल जाइए। आप बिल्कुल अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी कॉमन सेंस का, अपनी इंफॉर्मेशन का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए किसमें जाना है। हमारा चैनल किसी एक करेंसी को रिकमेंड नहीं करता है, हम सिर्फ एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने ये करा, वरना मुझे करने की ये आवश्यकता हो जाती कि भाई देखिए ये ना हो कि आपका सुन के मैंने यहाँ डाल दिया और यदि नयन पारिक या दिनेश वोरा जी को इसमें से कोई क्रिप्टो करेंसी में से कमीशन मिल रहा है या कोई स्टॉक एक्सचेंज जो उसका हैंडल कर रहे हैं उसका नाम देने से हम लोग कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए ये बता रहा हूँ कि सब हमारे रोजी रोटी के दर्शक को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है और इसका यदि आप एडवांटेज लो तो कैसे ले सकते हो, इसका रिस्क आप मिनिमाइज करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो मैं यदि समझ रहा हूँ कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, तो जैसे शुरू में आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए क्योंकि लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल है, उसमें शायद आपको गेन भी कम मिलेगा पर लॉसेस भी कम होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि यदि आप क्रिप्टो में जा रहे हैं तो सबसे जो नंबर वन लार्ज कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इसमें बिटकॉइन का है। तो शुरू में मैं समझ रहा हूँ कि पहले आपके 6 महीने 1 साल यदि आपको सिर्फ एक चीज करनी है तो जो वो करेंसी में करिए जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है इन द क्रिप्टो मार्केट। तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको थोड़े से कंपन की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहें तो बाकी की करेंसीज इंक्लूड करें। क्योंकि मैंने इसमें जो शुरू में किया था तो मैंने सिर्फ एक करेंसी जो सबसे ज्यादा मुझे स्टेबल लगी ये पूरे अनस्टेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में, उसको मैंने चुना और वही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको भी ये करना चाहिए। पर यदि आप खिलाड़ी हैं और आप समझते हैं कि नहीं 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 मुझे तो मैं ये रिस्क लेने ही वाला हूँ, मैं और भी रिस्क ले सकता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, यदि जा ही रहा हूँ समंदर में तो फिर मैं तो समंदर के मौजों से क्या डरना, मैं तो लहरों के सामने तैर लूंगा। तो आप वो कर सकते हैं। मेरा कहना है कि थोड़ा सा ना करें, थोड़ा सा धीरे धीरे करके करें। और आपने जैसे कहा अब इंडिया में तो कॉइन DCX है, वजीर एक्स है, बाकी के सब जो स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे BSE है, जैसे NSE है, जैसे आप बाहर ना करने जाओ तो लंदन का है, न्यूयॉर्क का है। तो आपके इंडिया में हमारे 5-6 एक्सचेंजेस है अच्छा, विच आर वेरी इनके वेरी इनके एक्सचेंज भी आ गए हैं। एक्सचेंजेस भी है। तो हमारे अरे क्योंकि ये 10 करोड़ करे हैं तो हमारे यहाँ कॉइन DCX वगैरह के आप यदि एडवर्टीजमेंट भी बहुत देखते होंगे और अच्छा उसमें अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा, अच्छे हाँ हमारे हाँ 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 हिंदी फिल्म के कलाकारों को लेके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश किया और हाँ वो सब हाँ अब हाँ यूनिकॉर्न हाँ टाइप हाँ भी हो गए, हाँ। उनके वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। तो ये जो 10 करोड़ लोग जिसके पर विश्वास रखते हैं उसकी जो जो एक्सचेंजेस है उनके भी आज वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए। जी। फॉर्चुनेटली इंडियन सरकार ने अब अपनी स्टैंडिंग कमेटी में 15 तारीख को पहली बार सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और सब स्टेक होल्डर के साथ बुला के उनको कहा है कि आपके क्या क्या इश्यूज है वो हम सुनना चाहेंगे। इसका तो जब मतलब ये ये हुआ कि नयन भाई की कहने का मतलब कि जैसे कि हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है जहां पर हम म्यूचुअल फंड या कुछ शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो ये एक किस्म का, ये जो आपने कुछ नाम गिनाए हैं वजीरेक्स और बाकी जो हैं, ये भी कुछ इसी किस्म के क्या कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज टाइप के कुछ सेटअप्स हैं। और वहां भी अपने एक रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कहा जाता है कि म्यूचुअल बिल्कुल फंड तो सही है लेकिन उसके साथ रिस्क फैक्टर को पहले देख लीजिएगा। हर जगह पे एक रिस्क फैक्टर तो होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आपका मतलब है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर देख लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बराबर बात है ना? बिल्कुल इनफैक्ट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम लोगों ने जब एक बार अपने एक्सचेंज में पैसे ट्रांसफर किए तो हमारी बैंक से वो एक्सचेंज को हमने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो उसके बाद उसमें बैलेंस दिखाई नहीं। हाँ, हमने हाँ। उसमें अपना 10 लाख रुपए डाल दिए और वहां जो है
वो लोग क्रेडिट नहीं दिखा रहे हैं, हमारे अकाउंट में बैंक ने बोला कि भाई इनके अकाउंट में डेबिट हो गया है। हाँ, एंड अब ये सब एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ नेट पे चलते हैं, तो उसमें जी, आपको कोई फोन नंबर ना मिले, कोई नाम ना मिले, जी, तो वहां दिनेश भाई को कांटेक्ट करना है, नयन भाई को कांटेक्ट करना है, ना कोई नाम, ना कोई नंबर, ना कोई एड्रेस, ना कोई पता, सिर्फ आप एक्सचेंज पे जो ऑपरेट करते हैं वो ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। तो हम लोगों को 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, हम हर रोज उनके साथ मैसेजेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे भाई हमारे पैसे कहाँ गए, तो बोल रहे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, अभी तो आप बताइए आपके जो डेबिट आया है उसकी कॉपी भेजिए, बाकी का कर दीजिए। हफ्ता 10 दिन की जद्दोजहद के बाद बड़ी सांस में सांस आई जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपके अकाउंट में अब ये 10 लाख का आपके वॉलेट में बैलेंस हो गया। तो प्रोसेस ये है कि पहले आप अपना केवाईसी करिए, तो केवाईसी के बगैर कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो जो नो योर कस्टमर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ऐसी तरह वहाँ खुलवाइए, उसके बाद अपने अकाउंट से वहाँ पैसे ट्रांसफर करिए और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको कौन सी करेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट करना है और वो अच्छा, आपके पास फिर आ जाएगा। और फिर आपको नक्की करना है कि उसको आपको ऑनलाइन रखना, तो यदि छोटा अमाउंट है ऑनलाइन रख सकते हैं, वरना आप उसको बिल्कुल ऑफलाइन रखते हैं, क्योंकि कभी कभी हैकिंग की समस्या है कि हुँ, आप जो वहाँ आपके कॉइन्स है वो कोई हैक ना कर ले, तो इसीलिए उसको खुला छोड़ना भी अच्छा नहीं है। तो नॉर्मली पीपल हु हैव लार्जर इन्वेस्टमेंट टेक इट ऑफलाइन, ताकि कोई भी इंटरनेट पे इसकी प्रेजेंस ना रहे और सिर्फ आपके पास आपकी डिटेल रहे, आपके पास आपके पासवर्ड रहे और वो कहीं ना कहीं हैक ना हो जाए। पर पहला तो ये है कि ये एक्सचेंजेस रिलायबल है, पर कभी कभी ये तकलीफ आ जाती है कि इसमें जो है तकलीफ के रिड्रेसल के लिए कोई भी चैलेंज है, आपको कोई तकलीफ हुई तो आप किसको मिलेंगे, किससे मैकेनिज़्म नहीं बात है करेंगे, उसका, कौन मैकेनिज़्म सा नहीं फोन है। उठाएंगे, तो वो मतलब जो है। मेरा कहने का मतलब ये नयन भाई कि जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पर होता है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उनके चीफ है वहां पर और हाँ हाँ, ओम्बड्समैन भी होते हैं, ऑम्बड्समैन ग्रीवांस सेल भी बिल्कुल होते हैं, आरबीआई में सब वो कुछ होता बिल्कुल, है। तो यहाँ वो पर कुछ वहां कुछ ऐसा है नहीं है। नहीं। देखिए यहाँ कुछ ओ, इनफैक्ट ये लोग कह रहे हैं कि 2 लोगों के ट्रांसफर के बीच में कोई भी एजेंसी की जरूरत भी नहीं है, और वही है कि हमारे लोगों का माइंडसेट अलग है। तो हम लोग समझते हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसी रिड्रेसल होनी चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि ये होनी चाहिए हमारे खुद के अनुभव से भी। और जो अभी 15 तारीख को मीटिंग है उसमें ये भी इश्यूज है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएं, इसमें टैक्सेशन कैसे हो। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसका टैक्सेशन कैसे होगा, तो टैक्सेशन में भी अभी तो ये समझ में आया है कि उसका पूरा आपको जो भी नॉर्मल आपके बिजनेस पे या इनकम पे 30% लगता है वो पूरा टैक्स लगेगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करे, उसके ऊपर जीएसटी होगा कि नहीं, उसके ऊपर इनकम टैक्स क्या लगेगा। तो आज की तारीख में हमारे जो भी दर्शक है उनको समझ लेना चाहिए कि मैक्सिमम अपने को 30% लग जाएगा, क्योंकि यदि एक साल में अपॉर्चुनिटी आ गई और हम लोगों ने जब इन्वेस्ट किया था अभी आज की तारीख में 25, 30, 40% बढ़ गया, तो हम लोगों को आज यदि इसको एनकैश करना है तो उस पर वैसे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे रेगुलर टैक्स रेट पे लगता है, वो समझ के हम लोगों को इसको देखना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं जब ये सरकार रिकग्नाइज करेगी, मेरे ख्याल से ये जो मीटिंग हो रही है 15 को, इट इज अ प्रील्यूड टू देयर कमिंग विद एन एक्ट, जो मेरे ख्याल से इस साल एंड तक आ जाना चाहिए। और ये हम समझ रहे हैं कि एक बार एक्ट आ जाए उसके बाद इसको थोड़ी सी एक लीगल स्वरूप मिल जाएगा, उसमें रिड्रेसल की भी बात आ जाएगी, उसमें बाकी के भी जो भी हमारे स्ट्रक्चर है वो बन जाएंगे। तो उसके कारण मैं समझ रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में इसमें बहुत ही एक स्ट्रक्चर आने वाला है। पर आपको ये है कि तब आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा, आपको एडवांटेज लेना हो तो आज की तारीख में थोड़ा थोड़ा मेरा समझना है कि आपके पास 100 रुपये है तो 1 रुपया क्रिप्टो करेंसी में डालने का मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को करना चाहिए, और उसको हम लोगों को परखना चाहिए कि भाई जब उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है तो हमारे हार्ट पे तो असर नहीं हो जाएगी। यदि पैसा गिरा तो आपके जीवन में से सब रस उड़ जाएगा, आपको लग रहा है अब मर जाना चाहिए, वो तो नहीं है। तो आई थिंक वो इट वुड ऑल्सो मेक यू मैच्योर कि वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके साथ आपको इक्वानिमिटी रखनी है और आपको ये समझना है कि जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा तब आप बुक करके निकलेंगे, उस पर टैक्सेशन जो है वो भर देंगे। एक बात और इसमें मैं समझना चाहूंगा आम आदमी के हिसाब से कि सुना है ये ब्लॉकचेन वगैरह जो टेक्निकली बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, पासवर्ड और सब चीजें हैं। तो अब एक आम आदमी तो उतना टैक्स हैवी इंडिया में नहीं है, बहुत सारे हैं भी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा।
तो क्या इसको कुछ आसान किया जा सकता है? क्योंकि जैसे डीमैट अकाउंट में इतना मुश्किल नहीं होता देखा जाए कि आराम से लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं वहाँ जाके, इतना मतलब टेक्निकली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। पर यहाँ पे सुना है बहुत लंबे-चौड़े पासवर्ड होते हैं, कोई क्रैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ये आम आदमी कर सकता है इसको? मैं समझ रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो लोग टेक सेवी नहीं है, देखो कोई लोग ऐसे होते हैं हमारे मित्र जो कि सीनियर एज के हो, वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन के सभी फीचर भी यूज नहीं कर पाते हो। जी, जी, जी। उनको तो मैं क्या भी नहीं फोन कर पाता हूँ। घुमाने का और मैसेज भेजने का ही फीचर समझ में आता हो, उनके जी, लिए ये नहीं है। वो जी, कृपया इसको न करें। आपके यदि समझ में आता है टेक्नोलॉजी को, आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसमें से आपका पासवर्ड कहीं जरूरत चला गया, मेरे तो खुद के पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ, तो मेरा सब क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो है वो मेरा बेटा संभाल रहा है, हु इज मोर टेक सेवी देन मी। तो आप यदि कोई यंगर जनरेशन आपके साथ हो तो उसको सौंपिए। उनके लिए ये क्या आम बात है, मुझे और आपको मैसेज भेजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जनरेशन तो मैसेज पे ही बड़ी और पली हुई है, तो उनको क्या मैसेज इमीडिएटली हो जाता है, वो लोग समझ लेते हैं पूरी टेक्नोलॉजी को। तो मैं समझ रहा हूँ कि यदि आप टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है तो अभी 1-2 महीना रुकिए। Let the parliament act pass. Let there be a provision. Let there be a structure. Let there be a legal way of addressing everything. उसके बाद आप जाइए, अभी थोड़ा रुकिए, क्योंकि अभी तो कुछ एक लोगों के जिनके पासवर्ड उनसे खो गए, उनके करोड़ों रुपए के बिटकॉइन और बाकी की जो कॉइन्स है वो बिल्कुल यूजलेस हो गए, वो सिस्टम में चले गए, उसका कोई अता पता नहीं मिला, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी। तो यदि आपको लगता है कि आपसे कोई बड़े लंबे चौड़े पासवर्ड नहीं संभल पाएंगे तो मत करिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड गया, आपके सब पैसे गए। ये वर्चुअल मनी ऐसा है कि आप कभी भी करेंसी नोट की तरह इसको देखने वाले नहीं है। यदि ये नहीं रहा, नहीं रहा, आप इसको जब अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी उसको एक रुपए के बैलेंस के फॉर्म पे पाएंगे, वरना इट इज वर्चुअल। तो वर्चुअल संभालने की हमारी टेक सेवी यदि हम लोग नहीं है तो किसी यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व करिए, या वेट करिए एक बार सरकार का रंग रूप नक्की हो जाए, इसके पूरे प्रावधान बन जाए। देखिए चाइना ने, और चाइना में मेरे ख्याल से 2 साल पहले बिटकॉइन में जो एनर्जी का यूज होता था उसका 50% प्लस एनर्जी यूज वाज इन चाइना। इनफैक्ट 75% ऑफ एनर्जी यूज वाज इन चाइना। चाइना क्रैक डाउन ऑन दिस कंप्लीटली। अभी मेरे ख्याल से ये एनर्जी यूज क्या होता है सर? क्योंकि जरा ये आम आदमी के कंप्यूटर हिसाब जो से चलते बताइए। हैं, जो हाँ, हाँ। ब्लॉकचेन में कंप्यूटर चलते हैं, और जी, उससे इनफैक्ट जो कंप्यूटर मेंटेन करते हैं उनको एक बिटकॉइन माइन करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। पर मैं अभी इसको हमारे अगले एपिसोड के लिए रखता हूँ, ताकि ठीक है। एटलीस्ट एक सिंपल लोगों को पता लगे। एंड जी, परहैप्स हमारे जो रोजी रोटी के देखने वाले हैं वो अभी कभी माइन और माइनर की कैटेगरी में नहीं जाना चाहेंगे, पर उसको हमारे 2-3 एपिसोड के बाद मैं समझ रहा हूँ कि हमको लेना भी चाहिए कि कैसे जी, माइनिंग जी, होती है जी, जी, और जी। कैसे माइनिंग इज गेटिंग मोर डिफिकल्ट। पर अभी उसको ना ले। तो मेरा ये कहना है कि एनर्जी यूज इज द बेसिक काइंड ऑफ चैलेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो चाइना में इतनी प्रेजेंस थी, और उसके बाद क्रैकडाउन के बाद चाइना हैज टेकन टोटली एंटी क्रिप्टो करेंसी पोजीशन, एंड देयरफॉर आई थिंक चाइना में तो बड़ा मुश्किल हो गया, पर दैट कुड आल्सो बी एन एडवांटेज फॉर इंडिया। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को उसको एक अलग तरीके से देख के, रोजी रोटी के जो भी हमारे दर्शक हैं, वो मैं समझ रहा हूँ कि ये एपिसोड के बाद इसको देख लें, और थोड़ा सा जो भी सवाल है वो भी नेक्स्ट एपिसोड तक रख दे, और फिर नेक्स्ट एपिसोड के बाद थोड़ा सा अपना पैर इसमें डुबो के यदि देखना चाहें, तो आई वुड लाइक टू एनकरेज देम कि ये जो जो नई चीजें हैं, जो जो नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, उसमें आपकी नेटवर्थ के 1% डालना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 100 रुपया है तो 1 रुपए से ज्यादा मत डालिए, पर देख के उसको हैंडल कर लीजिए। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इज अ मस्ट। मेरे ख्याल से रिस्क के बगैर रिवॉर्ड नहीं है। तो आप कौन सा रिस्क कितना ले सकते हैं वो आपको नक्की करना है, पर नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन लाइफ इज वेरी रिस्की, तो इसलिए वो तो करना ही नहीं चाहिए। लगता है मेरे जैसे लोग तो उसी में आएंगे जो बेचारे अभी भी पुराने बैंक वाले और बैंक के अंदर ही चले जाते हैं और कहीं और जाते नहीं। सीनियर सिटीजन है तो क्या करेंगे? चलिए ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी है। तो ये बड़ा अच्छा आपने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हो सकता है कि शायद क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन ना करे, रादर रेगुलेट करे, ऐसी संभावनाएं भारत में बन रही हैं बहुत बड़े बहुत लोगों की संख्या को देखते हुए। दोस्तों हम जैसे कि नयन भाई ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ एपिसोड करेंगे ताकि पिक्चर क्लियर होती जाए आपके लिए। आज उसका एक आप एक तरह से कह सकते हैं कर्टन रेजर था। तो आपके सामने बताया गया कि ये क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है
और आने वाले दिनों में इसके जो बाकी कुछ इंट्रिकेट चीजें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, और वो नयन भाई ही आपको बताएंगे। क्योंकि क्या एक हिंदी में एक शब्द आता है भुक्तभोगी। भुक्तभोगी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उसके अंदर है, यानी कि जो उसको यूज करता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर शेयर खरीदता रहता है, बेचता रहता है, डीमैट के अकाउंट्स है, तो उसको ज्ञान रहता है इन चीजों का कि ये क्या चीज है, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी होती है ये उनकी समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही हम भी आप तक इन चीजों को क्रिप्टो करेंसी में समझाने की और लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो अच्छा हो गया। एक छोटा सा एक टेल पीस लेते हैं जाने से पहले। इन्फ्लेशन के फिगर आ गए पिछले महीने के, जो 4.48 है, 3.1% से बढ़कर, और आईआईपी की ग्रोथ जो है डाउन हुई है। तो ये नयन भाई चक्कर कुछ समझ नहीं आया। 4.48 की ग्रोथ सिर्फ टोटल इन्फ्लेशन, और जबकि अक्टूबर का महीना देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का महीना, सबसे ज्यादा महंगा महीना, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ी। कम तो नवंबर में हुई, एलपीजी की कॉस्ट बढ़ी, इसके साथ में सब्जियां, दालें, मार्केट में हर चीज महंगी हुई। ये हमारे इंडेक्स, ये कौन सी दुनिया के इंडेक्स हैं सर जो अब तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो इनको अब सही मानने का मेरा मन नहीं मानता अब इनको, कि ये पिक्चर नहीं दे रहे हैं सर ये तो। मेरे ख्याल से हमारे जो भी रोजी रोटी के दर्शक हैं, वो महंगाई ऐसी चीज है, मैं समझ रहा हूँ कि उसको आंकड़ों से या कोई ऐसे सीपीआई इंडेक्स से, बाकी की चीजों से देखने की जगह हर रोज संवेदना से महसूस करने की चीज है। यदि आपको खुद को उसकी चपत कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है। पर जो भी इंसान आज बाहर कहीं कुछ खरीदने जाता है, और मैं आज अपने माली से बात कर रहा था, एंड ही वाज टेलिंग मी कि साहब 4 बजे की चाय मैंने बंद कर दी है, क्योंकि बोले अब इतनी महंगी हो गई है सब चीज़ें, कि मैंने सोचा कि भाई ये अब 4 बजे वाली चाय, और मैंने कहा तुम आए हो तो चाय पियो। इसे मैं पीता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो आप तो एक बार पिलाएंगे, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। तो जो महंगाई है उसके जो अलग अलग रूप है, उससे और उससे बचने के लिए हर कोई इंसान, स्पेशली जो थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्सेज वाला इंसान है, वो अपने रास्ते खुद ढूंढ लेता है, कोई ना कोई तरीके से अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करता है। पर आपने जैसे कहा, वो आंकड़े जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड डैम लाइज उसकी तरह है, कि कभी कभी स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं वो जो हम रियलिटी में देखते हैं उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। सर मतलब ये हाल हो गया कि कई बार मुंबई में रहता हूँ, वड़ा पाव खाने का शौक हो जाता है। बाकी कई बार जो वेंडर्स हैं उनसे चीज़ें लेते हैं, और या बड़ी बड़ी जो आपकी जो फूड चेन्स हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का प्रोग्राम में, जिनके बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं, सारे के सारे फेमस, वेज नॉन वेज वगैरह सब कुछ होते हैं। सबने कीमतें 10-10, 20-20% बढ़ा दी, क्योंकि वो एलपीजी का सिलेंडर जो कमर्शियल है 2,000 रुपए का हो गया। एट एवरीबॉडी, चाहे डोसा लेना हो, इडली लेना हो, हर चीज की कीमत 10 से 15-20% तक जंप हो गई है खाने पीने की। अब ये कहना सिर्फ की सरकार का कि वो तो कमर्शियल है, और घर वाले का सिलेंडर का तो हमने बढ़ाया नहीं, तो बाहर वाला कमर्शियल बढ़ाया, तो ये, लेकिन वो कमर्शियल भी तो हमें इम्पैक्ट करता है ना। अगर मैं एक एक पाव पेड़ा लेके आ रहा हूँ, चलो घर में खुशी होगी, मुझे नयन भाई को पेड़े खिलाने हैं, पता लग रहा है जो पेड़ा पहले 150 रुपए पाव आता था, आज वो 180 रुपए पाव हो गया सर। तो कभी कभी तो पेड़ा खाने को दिल करता ही है ना सर, बिल्कुल। बर्फी खाने को दिल करता ही है ना। तो लेकिन वो पेड़ा और बर्फी भी तो महंगी होगी ना उसके साथ में। हर चीज घर में तो नहीं बनती, आप बाहर से चीजें लाते हो, चाहे ब्रेड लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, डेली आप कुछ ना कुछ लेके आते हो। और ज्यादातर चीजों में जो बनी हुई चीजें, वहां पर गैस का इस्तेमाल तो होता ही है। खाने पीने की चीज छोटी मोटी तो आती ही रहती है। तो सरकार इस बारे में सोचती क्यों नहीं कि ये इस किस्म का जो कास्केडिंग इफेक्ट है, वो पॉकेट से हमारी पैसा जाएगा ना अल्टीमेटली। कुछ तो सरकार सोचे इस बारे में, लेकिन लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। दिनेश जी, मैं तो समझ रहा हूँ कि आपके सबके एफर्ट से और सरकार की समझ से एटलीस्ट वो जो पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, उससे मेरी अपेक्षाएं तो अब और ज़्यादा बढ़ गई है, कि हम लोगों को, जो भी आपकी तरह लोग हैं जो इसको रेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसका असर ज़रूर पड़ता है। आज न पड़े कल पड़े, कल न पड़े परसों पड़े। पर मुझे लग रहा है कि जो आपने पेट्रोल डीजल के भी दाम पर कितनी चर्चाएं की थी, कितने पॉइंट्स रेज किए, और उसका जैसे असर आया है, मैं आई वुड लाइक दैट हमारा ऑप्टिमिज्म रहे कि इस बारे में भी सरकार कुछ सोच के इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कर्व करेगी। जो जो आपने कहा कास्केडिंग इफेक्ट वाली जो फ्यूल वगैरह चीज़ है, उसमें और कोई तरीके से, मेरे ख्याल से एलपीजी में तो अब वक्त आ गया है कि कोई ना कोई तरीके से सरकार रियायत दे के सब जो भी आम आदमी को तकलीफ हो रही है उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करे।
बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना एपिसोड ख़त्म करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी घर गृहस्थी के जो मुद्दे हैं, उनको हम उठाते रहते हैं इस प्रोग्राम में नयन भाई के साथ में, आगे भी उठाते रहेंगे। तो हम लेंगे नयन भाई से परमिशन की विदा लेंगे अब। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ में, नयन भाई के साथ ही। तो इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।